जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएनसी में। और आज आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो हमारे डायरेक्टली रिलेट करेंगे। आज क्वेश्चन आपको बता दें पहले से क्लास में, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी विशेषकर स्नेल का नियम करने वाले हैं। स्नेल का नियम सुना होगा, और एकदम कहें तो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अपवर्तन की बात करें, विशेषकर परावर्तन पढ़ा चुके हैं, अपवर्तन आज शुरू होगा। और अपवर्तन की परिभाषा आपको पहले से पता होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। अपवर्तन की परिभाषा पता है? अपवर्तन का मतलब होता है जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उसको अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से है उसी माध्यम वापस लौट जाए तो परावर्तन होता है। अपवर्तन मैंने ये बताया था कि अपवर्तन में जब दो माध्यम होते हैं तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होते हैं। किरण झुकती है, विलंब की तरफ दूर होती है, ये कुछ होता है। ये सब बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। आज की क्लास में हमारी आगे की बातें होगी और इस पर न्यूमेरिकल बहुत हैवी आते हैं, अच्छे आते हैं न्यूमेरिकल, तो वो आज कराने वाले हैं विशेषकर। और कल साइंस की क्लास आ नहीं पाई, वो आज आने वाली कंप्लीट। बहुत पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आज नया मिलेगा आपको बहुत कुछ। स्नेल के नियम से बहुत कुछ खास मिलेगा आज आपको, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा नियम पढ़ाने वाले आज। और जो पुरानी वीडियो, अगर हमारे ऑनलाइन साथी कोई जुड़ा हुआ है, डेली वीडियो देख रहा है, तो इसकी पुरानी क्लासें इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है लिंक, उस प्लेलिस्ट से जाके दोबारा से वॉच कर सकते हैं। वो सब वीडियो वॉच करके आप एंजॉय कर सकते हैं, फ्री कंटेंट, वो सब एकदम बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, बेहतरीन मिल रहा है वास्तव में। और आप उसको एंजॉय करिए और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। मेरे भाई कल मैंने ये बताया था, अगर अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में ये पढ़े थे, अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, या फिर एक माध्यम में आती है अविलंब से दूर हट जाती है, ये होता है। या तो अविलंब से दूर हट जाती है या पास हो जाती है। मैं ये कहे प्रकाश की किरण आए बिना इधर उधर हटे सीधी निकल जाए तो क्या करना पड़ेगा? या तो मैंने कहा इनका दोनों का माध्यम समान कर दो, दोनों के अपवर्तनांक समान कर दो, फिर किरण जिस एंगल से आएगी उस एंगल से निकल जाएगी। मतलब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर आपस में बराबर होंगे। या फिर ऐसा करो कि दोनों माध्यम अगर अलग अलग रख रहे हो तो प्रकाश की किरण को अविलंब के जो हमारा नॉर्मल है इसके सापेक्ष गिरा दो सीधी 90 डिग्री एंगल पे, तो वो इधर होगी ना उधर होगी, ना अविलंब से दूर हटोगी ना पास आएगी, सीधी निकल जाएगी। यही होता है। मैंने कहा बिना किरण विचलित हुए निकल जाए तो या तो सीधी अविलंब के सापेक्ष या फिर दोनों माध्यम समान कर दो, एक तो करना पड़ेगा कुछ। और इसी पर आधारित रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन इस स्लाइड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है? ये कह रहा है प्रकाश का एक माध्यम ए है और एक माध्यम बी है। प्रकाश का एक माध्यम ए है और एक माध्यम बी है, बिना इंटरफेस पर झुके गुजरता है। हाँ, डी ऑप्शन कल वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए आज हमें कराना पड़ रहा है ना। हमें पता है आप कर चुके हो। बिना इंटरफेस पे मतलब इधर उधर हुए, बिना अपवर्तित हुए इधर उधर जाए, मतलब बिना इधर उधर हुए और सीधी निकल जाए जैसी है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? और वो बोल रहा है कौन सी संभव नहीं है। 3 संभव होगी, एक संभव नहीं होगी। मैंने अभी आपको 2 कंडीशन बताई थी और उन्हीं 2 कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ए और बी के अपवर्तनांक समान है, कहने का मतलब इसका अपवर्तनांक n है और इसका भी n है, तो मेरे भाई ये वाला किसी भी एंगल के साथ आए और सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब ये बिना इंटरफेस के गुजर जाएगा, इसका मतलब संभव है। और प्रश्न पूछ रखा कौन सा संभव नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। इसका मतलब पहला तो है। दूसरा देखो, अगला कह रहा है कि ए और बी के अपवर्तनांक समान है और प्रकाश इंटरफेस पर लंबवत पड़ता है। अगर प्रकाश की किरण यूं निकल जाए तब भी सीधी चले जाएगी बिना इधर उधर हटे। अगर अपवर्तनांक समान है, चाहे तिरछी डालो चाहे अविलंब के डालो, वो तो सीधी जानी है। अच्छा, बी वाला भी संभव है। सी वाला है ए और बी के अलग अलग अपवर्तनांक है, कहने का ये n1 और ये n2 हो, और प्रकाश एक समान रूप से सामान्य यहाँ पर अविलंब होगा, यहाँ पर लिखना होगा नॉर्मली अविलंब के सापेक्ष डाल दिया जाए। अगर n1 n2 है, अगर अविलंब के सापेक्ष डाल दोगे तब भी इधर उधर बिना हटे सीधी निकल जाएगी। सी वाला भी संभव है। डी वाले में कह रहा है ए और बी अलग अलग अपवर्तक सूचकांक, कहने का मतलब ये n1 और ये n2 है, लेकिन तब कुछ बात बोल रहा है कि ये वाली किरण, प्रकाश की किरण इंटरफेस पर तिरछा पड़ता है। अगर तिरछा पड़ेगा, अगर n1 और n2 है, तो ये सीधी नहीं निकल पाएगी, या तो पास हटेगी या दूर जाएगी, डिपेंड करेगा इसके अपवर्तनांक, है ना।
मैंने कहा इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा गलत, और गलत वाला पूछा था इसलिए उत्तर डी वाला सही है। अच्छा, आपने इस वाले क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर कोई किरण बिना इधर उधर विचलित हुए निकलना चाहती है, या तो अविलंब के सापेक्ष गिराओ, या फिर आप दोनों के अपवर्तनांक समान कर दो माध्यम के, तो फिर नहीं इधर उधर विचलित होगी, डायरेक्ट निकल जाएगी, है ना। इंटरफेस लिखा होगा, इंटरफेस हुए मतलब विचलित हुए। या फिर मैंने कहा दोनों के अगर माध्यम समान है, चाहे फिर तिरछी गिराओ चाहे अविलंब के सापेक्ष गिराओ, दोनों तरीके से सीधी जाएगी बिना विचलित हुए। या फिर अगर अपवर्तनांक अलग अलग है दोनों माध्यम के, तो सिर्फ अविलंब के सापेक्ष गिराओगे तभी जाएगी सीधी, अदरवाइज तिरछी गिराओगे ना, जैसे इस वाले में तिरछी गिराई थी मैंने, इस वाले में झुक जाएगी ये वाली किरण। अगर n1 और n2 है तो हो सकता है इधर की तरफ झुक जाए अविलंब की तरफ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन बेटा हमारा लगा हुआ है, वो ये है कि कुछ आपके बारे में प्रॉपर्टी बताने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो आगे आपको कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ये कल महा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा दिया था, और आज दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है। आ जाओ, मैंने कहा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अगर पूछा जाए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो क्या नहीं बदलता है, तो उसका कलर नहीं बदलता है, और उसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसका कलर भी नहीं बदलता है। सही बात है रेसू हंस रही हो, देखो हम सही बता रहे हैं कि इसका कलर भी नहीं बदलता है और इसकी आवृत्ति भी नहीं बदलती है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन क्या आया है कभी रेलवे में डायरेक्ट पूछा गया, अभी आपको दिखाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो ये कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके रंग और आवृत्ति नहीं बदलते, बाकी सब बदल जाता है, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य ये सब बदल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी वगैरह बदल जाएगी। हमने कहा आपको पढ़ाया था बी बराबर एफ लेमडा कह लो और बी बराबर या न्यू लेमडा कह लो। न्यू मतलब आवृत्ति समझना तुम, ये वाला याद जल्दी हो जाता है, बी बराबर न्यू लेमडा, बी बराबर न्यू लेमडा। न्यू यहाँ पर न्यू का, अच्छा 12th की क्लास पढ़ोगे न्यू लिखा हुआ है, न्यू यहाँ पर एफ और फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगर ये कहें तो इसमें बेटा हम लेमडा को बी के नीचे ले जाएं, है ना, तो आप कहेंगे एफ बराबर बी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो इस बी को अगर समान रखें तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये तरंग दैर्घ्य है, ये आपस में समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी कम होगी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। अच्छा, इस वाले से हमें पता चल रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी तरंग दैर्घ्य कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। ये बात इस रिलेशन से निकल के आई। इस वाले फॉर्मूला को मैंने यूं लिखा, बी बराबर न्यू लेमडा, बी बराबर एफ लेमडा, और एफ हमारी फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, है ना, तरंग दैर्घ्य लेमडा। अच्छा, मैंने कहा अगर बेग को समान रख लिया जाए, इसको कांस्टेंट कर दे, तो एफ और लेमडा के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे कुछ बात और करेंगे बेटा, आगे बोल रहा है कि प्रकाश का रंग, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यार, यहां से क्वेश्चन बना है कि प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। प्रकाश कैसे रंग का दिख रहा है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। चमकेगा कितना, लाइट कितना दिखाई देगा तुम्हें, वो कलर कैसा है, रंग कैसा है, वो डिपेंड करेगा ऑल ओवर फ्रीक्वेंसी पे। ये प्रश्न डायरेक्ट आते परीक्षा में, आपको तैयार रखना है इन प्रश्नों को, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चल रहे मेरे भाई। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी परिभाषा की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब एक फिक्स टाइम में शायद कुछ होगा। जहां तक हमें परिभाषा की बात करें, परिभाषा याद नहीं आ रही, अभी देख लेंगे, बाद में बता देंगे, ओके। आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, हाँ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितनी बार हो रही, फ्रिक्वेंटली, बार बार ऐसे करके। हालांकि इसकी एग्जैक्ट परिभाषा भी याद नहीं आ रही हमको, हाँ 1 सेकंड में कितनी बार कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा हम बताएंगे इसकी आपको, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन के आपके 2 नियम होंगे। 2 नियम कौन कौन से होंगे, एक तो वही नियम, अगर हमारी प्रकाश की किरण ऐसी आ रही है और इस तरफ झुक जा रही है तो ये वाला हमारा अविलंब है, और ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल पे है। बात सही है। ये हमारे परावर्तन में भी यही नियम था।
ये देखो यहाँ आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये बात तो सब बच्चे को पता है। जो दूसरा नियम है वो रीढ़ की हड्डी है अपवर्तन के नियम का। भाई इससे क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। जो अगला हमारा है जो कि कहा जाता है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये क्या है नियम? ये कह रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर, कि कहने का मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का साइन अनुपात होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर निकाल दें, कहने का मतलब अगर ये हमारा ऐसा बनना है, देखो बेटा ऐसे करके आ रहा है, ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर, मान लिया ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री, तो साइन 30 बटे साइन 60 जो मान आएगा इनका ना, जैसे आपको कुछ क्लास पहले मैंने बताया था निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, याद है ना? निरपेक्ष का मतलब उसी वस्तु का अपवर्तनांक उसी माध्यम का, और सापेक्ष का मैंने बताया हीरे का जल के सापेक्ष, हीरे का जल के सापेक्ष। जैसे बताया होगा आपको पानी का कांच के सापेक्ष, तब मैंने भाग लगाया था ना। मैं अगर पानी के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक बोलो कितना, 1.3 यही होता है क्या? अच्छा मैंने कहा हवा के सापेक्ष 1.003। हम कहे पानी का, हवा का पानी के सापेक्ष, किसके? पानी के सापेक्ष, तो पानी वाले में भाग दे दे तुरंत हवा का, और इसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकल आता था। समझ पा रहे हो? अच्छा जो ये वाली वैल्यू निकलेगी एन, वो ये लिखी हुई है। मान लिए ये हमारा माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो ये केवल अपवर्तनांक नहीं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष होगा। कहने का मतलब ये कह लो n2 बटे n1 आएगा। यही तो है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के, और इसमें क्या जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। सापेक्ष मैंने कई वैल्यू निकलवाई थी यार, आपको याद हो? नहीं याद है? अरे निकलवाए थे ऐसे क्वेश्चन, अभी दिखा रहे आपको, रुको दिखा दें पहले तब तुम यहाँ पे आओगे। सापेक्ष वाले क्वेश्चन कराए तो थे, कहीं पे थे, बहुत अच्छे से याद है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे ना, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो जल वाला होता था हमारा 4/3 और गिलास का था 3/3, 3/2, तो Ng यानी गिलास बटे वाटर, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के, तो इसका भाग देके जो उत्तर निकलता था वही तो निकलता था सापेक्ष वाला। और ये वाली जो वैल्यू दे रखी ये निरपेक्ष है गिलास का, यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक और कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा ये 1.125 आया था। और इसी को हम स्नेल के नियम में बता रहे बेटा। अब स्नेल के नियम पे आ जाओ तुम। कहाँ पे स्नेल का नियम? ये है स्नेल का नियम, ये। और इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी भाई साहब, बड़े ध्यान से देख के चलना है। हम यहाँ पर आगे थे, देखो मैंने कहा एक माध्यम ये रहा, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2। अगर कोई किरण ऐसी जा रही है और इससे दूर हट जा रही है तो आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर, तो इसमें जो आपका साइन आई बटे साइन आर होगा वो हमारा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकलता है। ये कहना चाह रहे एन होता है, और कुछ लोग इसको 1 and 2 ऐसे लिख देते हैं, देखा है लिखा हुआ किताबों में आता है। और इसको हम ऐसा ना लिख के हम तो ये कहेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो n2 बटे n1 कर देंगे। इस वाले फॉर्मूले को रट्टा मार लेना है। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर तो n2 बटे n1, n2 बटे n1 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा अब आपने पढ़ा होगा b बराबर c बटे n, आपने पढ़ा था। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, उसमें निरपेक्ष वाले में उसी माध्यम के अपवर्तनांक का भाग लगा दो, याद है ना? मैंने कहा v बराबर c बटे n, फॉर्मूले का क्वेश्चन भी कराए थे 2-3, सैटरडे की क्लास थी, याद करो, है ना? बहुत अच्छे सैटरडे याद है हमें। और उस वाली क्लास में ये बताया था कि ऊपर निर्वात है और नीचे उसी का अपवर्तनांक, जैसे कांच में प्रकाश की चाल है तो कांच का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल जल का अपवर्तनांक, याद है ना? जल का कितना था अपवर्तनांक? 1.3। अच्छा हीरा का 2.42। अच्छा केरोसिन का, मिट्टी के तेल का 1.44। 1.54 किसका था?
सेंधा नमक का, कहीं तो रॉक साल्ट शायद बताया था। ओके, आपको बहुत सारे 6-7 ही याद करवाए थे, वैसे है तो 20-30, हमने 6-7 याद करने को बताया थे, मेन पूछे जाते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, मैंने कहा ये बताओ इस अगर प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल को कांस्टेंट कर दें तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, यानी अपवर्तनांक और माध्यम प्रकाश की चाल एक दूसरे के, वास्तव में बात सही भी है। मैंने आपको समझाया था जब अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा अगर n2/n1 तो यहां पर आएगा b1/, समझ पा रहे हो, ये मतलब n2 है तो यहां पर b1 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपने पढ़ा होगा b बराबर न्यू लैम्डा, b का अनुपात डायरेक्टली होता है लैम्डा के साथ, तो b1/v2 बराबर λ/1/λ। हम रिलेशन निकाल रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं कहेंगे मेरे भाई अब इसको एक ही बार में कैलकुलेट कर लो, सभी लोग बड़े ध्यान से देखना, बहुत जल्दबाजी कुछ नहीं है हमारे पास। मैंने कहा देखो sin i/sin r बराबर n2/n1 बराबर b1/v2 बराबर λ1/, मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक बटे दूसरे का अपवर्तनांक, यानी इस वाले माध्यम 2 का बटे पहला और पहले का वेग बटे दूसरे का वेग और पहले की तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे की, या वेवलेंथ कह लो इंग्लिश में। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला में ये वाला जो मैंने इस वाले को लिख रखा है ना, इस वाले को आप अपनी कॉपी में सजा के लिखना है, इस वाले फॉर्मूले को, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनेंगे। sin i/sin r n2/n1 बराबर b1/v2 बराबर λ1/, ओके। आगे कुछ और है, हाँ मैंने जो अभी समझाया था वही इस साइड मैंने लिख रखा है, देखो n बराबर c/v, n का b से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, b बराबर न्यू लैम्डा से मैंने b और लैम्डा का रिलेशन निकाल के, ये वाला काम मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, सही है। अच्छा मैंने ये यहाँ पर एग्जांपल पेश करने की कोशिश करी है, मैंने कहा आपतन कोण 45 डिग्री, अपवर्तन कोण 30 डिग्री, तो sin 45/sin 30 बराबर √2 आएगा। ये √ है माध्यम 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष माध्यम 1 के। अब इसके क्वेश्चन देखोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा बेटा, एक सेकंड देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, सभी बच्चे प्लीज ध्यान दें। क्या होगा डी वाला आंसर। अच्छा बेटा इस वाले में ये कहा जा रहा है आप किसी किरण का अपवर्तनांक किसी प्रकाशीय किरण अपवर्तनांक n1 माध्यम से, ये वाला n1 माध्यम है और ये वाला माध्यम है n2, है ना, ये n1 और n2 अपवर्तनांक n2 के माध्यम तक जाती है। कहने का मतलब ये प्रकाश की लाइट को हम ऐसा निकाल रहे हैं, या तो पास में झुकेगी या दूर जाएगी, सही है। अभी तो पक्का नहीं है ना कितना अपवर्तनांक किसका है, ऐसा ही कुछ होगा ये वाली घटना। अच्छा इसमें कह रहा है कि n2 माध्यम तक जाती है, आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण कितना है, सॉरी R है, तब sin i/sin r बराबर कितना होगा n2/n1, जो कि हमारा विकल्प कौन सा बी वाला हो जाएगा। समझ में आया, स्नेल का नियम ऐसे पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा स्नेल का नियम है, आपसे ऐसे बोलेगा एक से गया दूसरे में पहुंच गया, तो बताओ आपतन कोण I वो अपवर्तनांक में अनुपात क्या होगा sin i/sin r, है ना, हालांकि उसने लिख रखा है sin i/sin r। अच्छा ये वाला अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया है तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है, देखो इसको करिए एक बार, पढ़ो तो मेरे भाई। चले करें भैया, क्या आएगा,
गलत, गलत जवाब। अब हम करा रहे, कोई बात नहीं, पहला आपने किया, अच्छा लगा कि आपने प्रयास तो किया एटलीस्ट, अल्टीमेट आपने ये एफर्ट तुम्हारे पूरे सही करने के। ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए वाला उत्तर सही है, ए वाला उत्तर एकदम सही है। आओ, प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री कोण पर एक कांच की प्लेट में टकराती है। पहले बेटा मैंने कांच की प्लेट बना ली, बात समझ में आ गई। एक प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण के साथ कांच से टकराती है मेरे भाई। मैंने कहा प्रकाश की किरण 60 डिग्री एंगल के साथ मान लिया यहां पर टकराई, सॉरी यहां पर टकराई, और ये वाला मान लिया अविलंब है, बात ठीक है। और ये वाला एंगल कितना बता दिया इसने, 60 डिग्री। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हैं, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है, मतलब परावर्तित किरण तो समझ ही रहे होगे, परावर्तित किरण ऐसी जाएगी और अपवर्तित किरण कुछ इस प्रकार जाएगी, इससे थोड़ी सी है, ये वाला अगर मान लिया ये वाला कुछ ऐसा होगा तो यहां से थोड़ी सी इधर आ जाएगी, तो या तो इधर चिपक जाएगी या दूर हट जाएगी, एक ही तो होगा काम। अभी इनका वर्तनांक पता नहीं है हमें, तो बेटा तुम ये कहोगे इस वाले क्वेश्चन में दे ये रहा है कि कहां पे था, यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हैं, ये वाले के बीच का एंगल है ना, ये वाला 90 डिग्री है। समझ में आया? परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण तो भैया तो दूसरे माध्यम में चली जाए और परावर्तित और उसी माध्यम में लौट जाए, तो मैंने कहा इसके बीच का एंगल 90 डिग्री दे रहा है, 90 डिग्री दे दिया ना, और कुछ नहीं बोल रहा ना, तब बोल रहा है कांच का अपवर्तन सूचकांक क्या होगा। अच्छा, ऊपर हवा है क्या, और ये वाला माध्यम क्या है, कांच। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो परावर्तन का नियम है ये बराबर ये, क्या कहते हो, ये 60 तो ये वाला भी 60 होगा, परावर्तन कोण बराबर होते हैं ना, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं ना परावर्तन के नियम से। अच्छा ये बताओ, ये पूरा 180 है क्या, जहां भी मेरा पेन चल रहा है, अगर ये 180 है, ये 90 और 60 कितना निकल चुका है, 150, तो ये कितना बचा, क्या ये R है हमारा, क्या ये अपवर्तन कोण R मिल गया। और आपको पता है स्नेल के नियम से साइन आई, ये वाला वीडियो में आ रहा है देखना, ठीक है, साइन आई बटे साइन R बराबर N2 बटे N। अब N2 क्या होगा, कांच होगा, दूसरा माध्यम, ऊपर हवा है, कांच में आई दूसरे माध्यम में। अच्छा तुम ये कहोगे पूछ क्या रहा है कांच का, तो कांच का मतलब N2 का मान निकालना, साइन आई का मान कितना है 60, तो साइन 60 बटे साइन 30 बटे N2 बटे हवा का बताओ वर्तनांक 1 मान लें, है ना, प्रकाश की किरण आती है, हवा का 1 मान ले, बताओ किसी कोई दिक्कत, किसी बच्चे कोई समस्या है ना। प्रकाश का लगभग 1.0033 होता है, तो 1 मान लिया मैंने उसका, ठीक है। अच्छा बेटा कैलकुलेशन आगे करें तो आप कहेंगे सर साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की 1 बटे, तो 2 से 2 कट गया, बराबर हो जाएगा N2 बटे 1, तो ये कट गया, तो हमारा N2 बराबर कितना निकल के आ गया, √3, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कांच का अपवर्तनांक है ना वो √3 है। बात समझ में आई? अच्छा एक और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर आपने 12th क्लास की अगर फिजिक्स की किताब पढ़ी है तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है अखंड भाई, कि अगर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो, सॉरी अगर इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जहां पर मेरा पेन चल रहा है, परावर्तित और आपतित किरण के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो n बराबर 10i होता है। शायद आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा हो, यानी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 10i यानी आपतन कोण। तो हम डायरेक्ट करेंगे n बराबर 1030, और 1030 का मान कितना होता है, कितना होता है वो, सॉरी इसमें 10i का मान कितना है 60 डिग्री है, तो 1060 का मान हो जाएगा √, डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक जो n बराबर निकलता है N2 बराबर 10i होता है आपतन कोण, ये डायरेक्ट निकल आता है, अदरवाइज ये वाला कभी फेल नहीं होगा, स्नेल का नियम। बात समझ में आ गई? अच्छा ये वाला अगर समझ में आ गया है तो आपके सामने कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारी इसी स्लाइड पे मौजूद है कि नहीं एक बार देख लें। अच्छा यहां पर आगे थे बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी किया, √3 वाला नोट्स में लिखा हुआ जाएगा, बेफिक्र होके रहो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को सभी लोग बड़ी गौर से सुनना,
कि अगर ऊपर हवा है और नीचे कोई माध्यम है, ऊपर हवा है नीचे कोई माध्यम है और हवा का अपवर्तनांक तुम कितना मानते हो? 1। अच्छा, हवा का बेटा 1 है तो ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ, देखो हिंदी बताए दे, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा ये इंग्लिश में लिख दिया है, कोई अंग्रेजी कोई बड़ी नहीं लिखी है, ठीक है। ये लिखा हुआ माध्यम का अपवर्तनांक, कहने का मतलब अगर इसको n1 मान ले तो n2 का मान पूछ रखा तुमसे। n1 का तो पता है इसका 1 है। अच्छा, इसमें दिया क्या है, अगर आपतन कोण I 45 डिग्री है, परावर्तन कोण 30 डिग्री है, तो बताओ माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो आप कहोगे साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे, और साइन I की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, और साइन R की वैल्यू कितनी है? और n2 मतलब नीचे वाले माध्यम का निकालना है और हवा वाले का कितना होगा? 1। तो ये सब कैलकुलेशन करोगे, साइन 45 का मान पर, हाँ यहाँ पर थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45, टेन 45, टेन 30, टेन 60, है तो हल्की सी जो ट्रिगो, लेकिन शायद 10th क्लास की ट्रिगो हो सकती है वाली, है ना। 10th में ट्रिगो इतनी होती है। अगर गृह विज्ञान पढ़ी है, लड़कों ने नहीं पढ़ी होगी, लड़कियों ने पढ़ी होगी, तो लड़कों को तो पता ही होगी 10th क्लास तक ये वाली वैल्यू, है ना। है नहीं, हम जैसे कोई 11th में बायोलॉजी ले लेता फिर मैथ छूट जाता उनका। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का 1/2 ऊपर जाएगा, ये कट पिट के आ जाएगा n2 बराबर, देखो ना बेटा इसको, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2 बराबर n2/n1। इससे कट जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी n2 बराबर √2 आ जाएगा। √2 का मान 1.41, है ना। इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकला? स्नेल के नियम से निकाल सकते हो क्या? हाँ, स्नेल के नियम से निकल सकता है, निकल सकता है ना, निकल सकता है। आ गया सब। हम कह रहे हैं कि आपतन कोण है हमारा 30 डिग्री और अपवर्तन कोण है 45 डिग्री, तो हमें बताना है ये ऊपर है माध्यम और नीचे हवा, नीचे हवा और ऊपर माध्यम। तो हम ये कहें इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? हवा का पता है 1 होता है, हवा का 1 होता है। मैंने कहा साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1, और साइन I का मान कितना है बेटा? गलत हो गया ये वाला, तो ये गलत लिख गया है भाई, ये वाला यहाँ पर 30 डिग्री लिखना चाहिए, आप नोट्स में सुधार करना, यहाँ पर 45 डिग्री करना चाहिए, है ना। और साइन 30 की वैल्यू बताना, और साइन 45 की 1 बराबर 1/n1, सही है, क्योंकि n2 की वैल्यू पता होगी ना तुम्हें नीचे वाले की। नीचे हवा है, हवा का 1, ऊपर माध्यम है, ऊपर माध्यम ही तो लिखा है मेरे भाई। इसका n1 का पूछना है, n2 का पता है, तो n2 का पता है, n1 का पूछ रहा है, तो 1/n1 ये कट जाएगा, इससे √2 हो जाएगा, तो 1/√2 बराबर 1/n1, तो n1 हो जाएगा √2 के बराबर। ये माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 हो जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हम कराना चाह रहे हैं आपको, हम आपके दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 करके। एक क्वेश्चन और कराएंगे, देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ, सभी लोग ध्यान देना। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी जो माध्यम है ऊपर वाला और नीचे हवा है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अगर आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण 60 डिग्री। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी कर सकता है, ये कांच के साथ में एंगल दे सकता है 60 डिग्री, तो तुम कहना पूरा 90, तो ये बचेगा कितना? आपतन कोण 30, ये डायरेक्ट 60 मत लगा देना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अगर कांच के साथ में ये आपतित किरण इंसिडेंट रे बना रही है 60 डिग्री, तो ये आपतन कोण नहीं हो गया। आपतन कोण तो होता है अविलंब के साथ बने, वो वाला होता है आपतन कोण। ये 30 डिग्री होगा, मैंने बताने की कोशिश करी है, 30 है तो ये 60 दे रखा है ऐसे करके, और हमने कहा ऐसे करके इसका वैल्यू निकल सकता है n1 और n2। ऊपर अगर हवा है, हवा का 1 लगा दोगे, ऐसे पिछले 2 क्वेश्चन करे उसी पर आधारित है, ठीक है। आ गया आपके सामने एक अगला क्वेश्चन इस स्लाइड पे दिख रहा होगा। प्लीज सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर पढ़ें इसको। बताओ, समझ में आ रहा है किसी को?
कराएं, प्रश्न पढ़ दिया होगा सभी बच्चों ने। ये लिखा है 5640 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का हरा प्रकाश एक एयर ग्लास इंटरफेस पर आपतित होता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? बेटा बात कुछ ऐसी है, ऊपर की तरफ एयर और नीचे की तरफ ग्लास है। अच्छा, इसका अपवर्तनांक n1 तो इसका होगा, इसकी तरंग दैर्ध्य λ1 तो इसकी होगी, यही तो होगा ना। अच्छा, हम ये कह सकते हैं स्नेल के नियम के अनुसार sin I बटे sin R बराबर n2 बटे n1 बराबर λ1 बटे लैम्डा। ये था ना फॉर्मूला, मैंने बोला था याद करो वाला, यही था ना रिलेशन। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है वो इतनी पता है वैल्यू, अगर ये नहीं पता तो इसको मत लो, हमें तो वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। और इसमें पूछ रहा है कि λ2 का मान ज्ञात कीजिए, कांच में इसका मान पूछ रहा है। तो मैंने कहा n2 बटे n1। हमने कहा ये बताओ, ये n2 का मान पता नहीं है, कांच का दे रखा है शायद कहीं, कांच का कितना है 1.5 और n1 कहे तो एयर का कितना है 1 और λ1 की वैल्यू दे रखी है शायद 5640 और बटे λ2 पूछ रहा है। यही तो है ना, यही है ना? हाँ यही है, कोई गलती तो नहीं हुई है, ये बताओ सही वैल्यू रखी है। अच्छा सही वैल्यू रखी है तो मैंने कहा काट दो ना, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा। 15 3 45, 15 चौको 60, 15 3 45, बचा कितना 11, 114 हो गया। 15 छिक्का 15 सत्ते 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 114 है ना, 114 है ना। तो 9 बचे 90 हो गए, तो 15 छिक्का 90 और 0 3760। कोई आंसर, क्या आंसर आ रहा है? 3760 आंसर आ रहा है मेरे भाई। 3760 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, जो कि विकल्प में दिया नहीं, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। हम इस प्रश्न के माध्यम से आपको गणित में तेज करना नहीं चाहते, हमारा मकसद है आप ये समझिए कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं λ1 और इसके अपवर्तनांक में रिलेशन बताना चाहते हैं कि sin I बटे sin R, n2 बटे n1, λ1 बटे λ2 और b1 बटे b2 होता है। इस फॉर्मूले को याद कराने की कोशिश हो रही है हमारी। अच्छा ये वाला प्रश्न ऐसे ही हो सकता है। अच्छा आगे आ जाओ, अगर इस प्रश्न को समझ गए हो मेरे भाई तो प्रश्न संख्या इसको एक बार नजर डालो। प्रश्न आपको दिख रहा होगा बेटा कि ऊपर की तरफ हवा है और नीचे की तरफ, ऊपर का अपवर्तनांक 1 है और नीचे का ये 1.5 मान लो, 3 बटे तो बात एक ही है। अच्छा ऊपर का अपवर्तनांक दे रखा है, तरंग दैर्ध्य नीचे की पूछ रखी है, सही है। अच्छा एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्या ये वाला स्लाइड पे लगा है क्वेश्चन? एक बार देख ले, नहीं लगा है, छोड़ो कोई नहीं, यहां पर देख लो। मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैंने कहा कि इसका हमें लैम्डा निकालना है और n1 n2 दिया है, तो मैं कही sin I बटे sin R, n2 बटे n1 बराबर λ1 बटे λ2। याद है ना, ये रिलेशन थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा लैम्डा n2 बटे n1 λ1 बटे λ2, तो मैंने कहा n2 का मान पता है हमें, किसका 1.5 और n1 का 1 है, λ1 का दे रखा है ऊपर का कितना 4000 और λ2 का ज्ञात करना है, तो 1.5 हो जाएगा और पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 15 से काट लो, 15 से कट के 26 से 66.66 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, मैंने हालांकि आपको दिखा दिया है ना। आगे आ जाओ, एक बार इस वाले पे आ जाओ, एक बार इस प्रश्न पे नजर डालो। जब एक रंग का प्रकाश निर्वात से पदार्थ में जाता है तो इसके विपरीत प्रकाश पुंज निर्मित में से कौन सी विशेषता नहीं बदलता है? तो रंग नहीं बदलता है और आवृत्ति नहीं बदलती है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। वेरी गुड बेटा, आपने सही उत्तर दिया, इसका उत्तर डी वाला। सब बच्चे जब बता पा रहे हैं, इसका उत्तर डी वाला होगा।
आवृत्ति नहीं बदलती है। हम अभी थोड़ी देर इसी की चर्चा कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है कि क्या नहीं बदलता है, और किसी प्रकाश का रंग उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आवृत्ति में भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, आगे एक सेकंड, इसके बाद की क्लास हमारी कल होगी, ठीक है। इस वाली वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, थोड़ी लाइट की दिक्कत होगी। थैंक यू।